प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम सभी निर्मला पुत्तल जी की रचना आओ मिलकर बचाएं का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के पूर्व थोड़ी सी बात हम निर्मला पुत्तल के जीवन पे करेंगे। चूँकि ये आदिवासी जीवन संथाली समाज को प्रतिनिधित्व करती थी, ऐसे समाज जो काफ़ी पिछड़ा है, लेकिन सरकार के तमाम पुनर्वास कार्यक्रम के द्वारा आज समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा समाज के लिए संदेश देने का प्रयास निर्मला पुत्तल जी ने कहा कि आओ मिलकर बचाएं। निश्चित तौर पे आज हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो रही हैं। उन्हें बचाने की दरकार है, आवश्यकता है, बचाया जा सकता है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से अपील की है कि आज भी हम बहुत सारी चीज़ों को बचा सकते हैं। इनकी पंक्तियों को हम पढ़ेंगे और आत्मसात करने का प्रयास करेंगे कि समाज में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बचा सकें। वो बात कर रही हैं अपने झारखंड के संथाली समाज की, लेकिन पूरे मानव समुदाय के लिए बात है। भारतीय संस्कृति धरोहरों की बात भी वहाँ से की गई है कि किस तरह की आबो हवा हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी संस्कृति को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म का। इनका जन्म 1972 झारखंड के जनजातीय में समाज में हुआ था। इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं मूलतः संथाली भाषा में, जो रचनाएं पढ़ेंगे ये संथाली भाषा में है। आज ये जो रचना पढ़ रहे हैं इसका अशोक सिंह ने हिंदी रूपांतरण किया है। इनका जन्म और की कुछ रचनाएं हैं जो संथाली भाषा में ही है। नगाड़े की तरह बजते सब, जिनका हिंदी रूपांतरण किया गया है। अपने घर की तलाश में, दो ही रचनाएं हैं लेकिन गागर में सागर भरने का काम किया है। निश्चित तौर पे ये नर्स बनने का प्रयास कर रही थी। नर्स के संघर्ष के दौरान थी। इन्होंने जो नर्सिंग डिप्लोमा किया और डिप्लोमा करने के साथ ये संथाली समाज से हटकर ये शहरों में गई, वहाँ का परिवेश देखी और फिर अपने गांव के परिवेश से इसकी तुलना की। तो उन्होंने देखा कि किस तरह हमारा समाज बदल रहा है, किस तरह समाज और परिस्थितियाँ बदल रही हैं। आओ मिलकर बचाएं। दोनों पक्षों, यानी किसी भी चीज़ के दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक और नकारात्मक, तो उन्होंने दोनों पक्षों पे यथावत प्रकाश डाला है। इनकी पंक्तियों का हम सभी अध्ययन करेंगे और जानेंगे। मूलतः आदिवासी जो समाज संकट के दौर से गुजर रहा है, युवा जो नशे की आदी और लत उनको हो जा रही है, उसके प्रभाव से बचाने का प्रयास निर्मला पुत्तल जी ने किया है। इनकी पंक्तियों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में किस तरह हम समाज को बचा सकते हैं। जिस प्रकार निर्मला पुत्तल जी अपने समाज को बचाने की अपील कर रही हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग भी प्रेरणा लेकर और अपने समाज की जो सांस्कृतिक धरोहर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, परंपराएं हैं, उनको हम भी बचा सकते हैं। तो आइए हम सभी इनकी एक एक पंक्तियों का अध्ययन करते हैं और आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। आइए पंक्तियाँ देखें, आपकी एनसीईआरटी बुक में है, आप अपनी बुक की पंक्तियाँ वहाँ से देख सकते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाना है। निश्चित तौर पे किसको? अपनी बस्तियों को नंगी होने से। प्रथम दो पंक्तियां में कहती हैं नंगापन मतलब क्या? जो बस्तियों में जो सांस्कृतिक धरोहरें उनका चीरहरण हो रहा है, उस तमाम चीज़ें बदल रही हैं। नंगापन हो रहा है, खुलापन हो रहा है, शहर की संस्कृति का प्रभाव उन पे पड़ रहा है। तो दो पंक्तियों में अपील करती हैं कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। शहर की आबो हवा से बचाना है उसे। शहरों का जो प्रभाव उनके कबीले पे पड़ रहा है, जनजाति कबीले पे पड़ रहा है, जो नंगापन संस्कृतियाँ इस तरह विलुप्त हो रही हैं, उन्हें बचाना है। पहली तीन पंक्तियाँ बड़ी मार्मिक है। बचाएं, किसको बचाएं? अपनी बस्तियों को। किससे? नंगी होने से। जो सांस्कृतिक धरोहरों की चादर ओढ़े हैं, वो चादर हटाने के बाद बस्तियाँ नंगी हो रही हैं, उन्हें बचाना होगा। किससे? आबो हवा से। जो शहर के वातावरण का प्रभाव सामान्य जनजीवन पे पड़ रहा है, उसको हमें बचाना होगा। देखिए फैशन की नगरी पेरिस कहा गया है। फैशन वहाँ से चलता है, शहरों की तरफ बढ़ता है और गाँवों पे हावी होता है।
गांव में विकृतियां कैसे बढ़ती हैं। गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, लेकिन कहा गया जैसा करे संग वैसा बने मन, यानी जैसा आप संग करते हैं वैसा मन और रंग वैसा हो जाता है। संगति का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो गांव के लोग जो शहरों की तरफ पलायन करते हैं अपने आजीविका के लिए, अपने संसाधन जुटाने के लिए, लेकिन शहरों की जो हवा उन्हें परेशान करती है, परिवर्तन की एक लहर लाती है। निर्मला पुत्तल जी कहती हैं हमें बचना होगा, हमें बचना होगा, उन सांस्कृतिक धरोहरों को सजाना होगा, बचाना होगा बस्तियों को नंगा होने से। प्रथम 3 पंक्तियां में। और दूसरी अपील करती हैं युवाओं से, किस बात के लिए? बचाएं डूबने से, बचाना है डूबने से। कहाँ पे डूबना? नदी में नहीं, बचाना है डूबने से। पूरी की पूरी बस्ती हड़िया, हड़िया क्या होता है? मिट्टी का पात्र होता है। संथाली समाज के लोग जो आदिवासी हैं वो स्वयं निर्मित अल्कोहल बनाते हैं, शराब बनाते हैं, मदिरा बनाते हैं, और युवा पीढ़ी नशे की लत और आदत हो गई है। नशा बहुत ही खराब चीज़ होती है। तमाम विचारकों ने सचेत किया, नशा नाश का जड़ है भाई, नशा नाश का जड़ है भाई, इसका फल अति दुखदाई। उसका फल जो मिलता है, परिवार के परिवार उजड़ गए। 10 से दूध, 10 से दारू। दूध पी के कोई परिवार नहीं उजड़ा, लेकिन दारू पी के तमाम परिवार उजड़ गए, आज बर्बादी के कगार पे हैं। इस बात को निर्मला पुत्तल जी जानती, कहती हैं बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में, यानी हड़िया जो मिट्टी का बर्तन है जहाँ पे मदिरा रखा जाता है, जहाँ संताली समाज के लोग डूब जाते हैं, नशे में डूबे रहते हैं, उनसे भी बचाना होगा। अपने चेहरे पे, उनको अपने चेहरे पे, यानी रंगत, कैसी रंगत होनी चाहिए? हम कहा गया है कि कोस कोस पे जो है पानी बदले और 2.5 कोस पे पानी, 1-1 कोस पे पानी का असर बदल जाता है और 2.5 कोस पे जबान बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। तो कहते हैं कि बचाना होगा चेहरे की रंगत, अपनी मिट्टी की खुशबू, अपनी मिट्टी का असर, अपनी लोक संस्कृति का असर। हम कहीं चले जाएं, कोई भी भाषा सीख लें, लेकिन जब अपनी मातृभूमि पे हो, अपने परिवेश में हो, तो अपनी निज भाषा को न भूलें। निज भाषा की उन्नति है सब उन्नति का मूल। सभी प्रकार की उन्नतियों में अपनी निज भाषा होती है। ये अपील करती है निर्मला पुत्तल जी, कहती हैं, बताती हैं, अपने चेहरे पे संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन लोगों में, संथाली समाज के लोगों में वो भाषा जो झारखंड के लोग हैं वो भाषा दिखनी चाहिए। हम कितने व्यवस्थित हो जाएं, कितने हम सज्ञान हो जाएं, लेकिन अपनी मिट्टी में आए तो अपनी मिट्टी का रंगत दिखना चाहिए, अपने परिवेश की रंगत दिखनी चाहिए, अपनी भाषा का असर दिखना चाहिए। अपील कर रही हैं कि अपने चेहरे पे संथाल परगना का मिट्टी का रंग और भाषा में झारखंडीपन झलकना चाहिए। युवाओं से अपील करते हैं कि युवाओं के कंधों पे बहुत बड़ा दायित्व है। युवा समाज को बदलने की कैपेसिटी रखते हैं, क्षमता रखते हैं। युवाओं में क्षमता होती है बदलने की। कैसे बदलने की? एक विचारक ने कहा कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा पलता है, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। तो युवा के अंदर मोल्डिंग कैपेसिटी होती है, परिवर्तनकारी शक्ति होती है, लेकिन निर्मला पुत्तल जी देखती हैं कि युवा जो संथाली युवा हैं उनके अंदर जो उत्साह है, उन्माद है, वो कम होता जा रहा है। इसलिए अपील करती हैं, ठंडी होती दिनचर्या में, जो उनकी दिनचर्या है ठंडी हो गई है। देखिए बहुत सारी बातें हैं हमारे धर्म ग्रंथों में, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ भी तमाम ऐसे पौराणिक कथाएं हैं जो हमें आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। रामचरितमानस को ही ले लिया जाए, राम के चरित्रों की गाथा है। व्यक्ति का अगर सब कुछ चला जाए, बस चरित्र रह जाए तो कुछ भी नहीं गया मानते हैं। बहुत ज़्यादा में बहुत सारी अच्छी बातें किसको अपनाएं, इसको छोड़ के अगर दिनचर्या की बात करें कि राम की दिनचर्या कैसी थी, अगर केवल उनकी शुरुआत सुबह की कैसी होती थी, आज सुबह की शुरुआत आज की युवाओं की कैसी है, विचारणी है। बड़े संघर्ष से उनके जगाना पड़ता है, विद्यालय जाना है, उठना है, रजाई को ऐसे खींचा जाता है जैसे उन्हें कारगिल के बॉर्डर पे भेजा जा रहा है। राम की दिनचर्या से अगर युवा प्रेरणा ले तो आज युवा उस ऊंचाई को छुएंगे जो भारतीय समाज चाहता है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे, यहाँ के ऋषि मुनि चाहते थे कि युवा, भारत की युवा जो परिवर्तनकारी शक्ति से अभिभूत हैं, उनके अंदर वो क्षमता हो। अगर एक पंक्ति, एक चौपाई रामायण की, राम की दिनचर्या से अगर आज की युवा प्रेरणा ले। राम की दिनचर्या क्या थी? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रातः काल उठी रघुनाथा, मातहि पितहि गुरु नावहि माथा। सबसे पहले राम उठते थे तो माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लेते थे। तमाम विचारकों ने कहा है कि जहाँ औषधि काम करना बंद कर देती है, वहाँ पे आशीर्वाद काम करना प्रारंभ करता है। जहाँ पे दवाएं काम करना बंद कर देती हैं, वहाँ पे दुआएं काम आती हैं। इस बात को निर्मला पुत्र जी भली बात समझ रही हैं, इसलिए अपील करती हैं, ठंडी होती दिनचर्या में, युवाओं की दिनचर्या काफ़ी ठंडी पड़ गई है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट लाना है, यानी उनमें गर्माहट लाना है, उष्मा का लाना है, उष्मा संचरण करना है। मन का हरापन, समृद्धि होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, हरियाली जो प्रॉस्पेरिटी का जो इंगित करता है। कहते मन में हरापन हो, जैसी हो सोच वैसे हमारे काम होते हैं। जैसी रही भावना, जैसी हमारी भावना होती है वैसे कार्य की परिणति होती है। इसलिए कहते मन का हरापन, भोलापन दिल का, दिल हृदय साफ होना चाहिए। क्योंकि प्रभु रामचरितमानस की एक पंक्तियाँ कहती है, छल कपट मोहि छिद्र न भावा, यानी निर्मल हृदय, जिसको निर्मल हृदय मोहि अधिक प्यारा, यानी जिसको भी निर्मल हृदय जिसका होता है, छल कपट द्वंद्व से दूर होता है, ईश्वर को वही प्रिय लगता है। वही चाहती है भोलापन हृदय, हृदय उनका भोलापन हो। अक्कड़पन, जुझारूपन, संघर्ष के आदि युवाओं को होना चाहिए, आलस्य के आदि नहीं होना चाहिए। तो बड़ी चार पंक्तियां बहुत ही मार्मिक। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्कड़पन, जुझारूपन भी, ये सब बातें युवाओं में, संथाली युवाओं में होना चाहिए। केवल संथाली युवाओं में नहीं, समस्त युवाओं में होना चाहिए। संघर्ष के आदि होने चाहिए। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पे हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। पत्थर को भी संघर्षों से गुजरना पड़ता है। संघर्ष की दुनिया बड़ी विशाल होती है। बिना संघर्ष के जीवन में आगे बढ़ने की कल्पना बड़ी बेईमानी, बड़ी ऊंची बात वो कहती हैं, बड़ी ऊंची बात कहती हैं। कहती भीतर की आग, हर व्यक्ति के भीतर में आग होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। एक विचारक ने कहा था कि जो हमारी प्रतिभा है वो 10% काम आती है, लेकिन जोश, जुनून, जज्बा ये 90% तक जब दोनों का समायोजन होता है तब सफलता मिलती है। आगे की पंक्तियां कहती हैं, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौदापन, फसलों की लहलहाट। इन सब को क्या करना है? आओ मिलकर बचाएं। देखिए प्रकृति की सारी चीज़ें हैं। कहते भीतर की आग ठंडी नहीं होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। धनुष की डोरी, जो संथाली समाज जंगलों में रहते हैं, शिकार करते हैं। एकलव्य जो आदिवासी थे, जिन्होंने मानसिक रूप से द्रोणाचार्य को गुरु माना था, एक बार वो द्रोणाचार्य के पास गए और कहे मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। तो उस समय गुरुकुल परंपरा जाति पे आधारित थी। द्रोणाचार्य ने सबसे पहला प्रश्न किया, बेटा तुम्हारी जाति क्या है? उन्होंने कहा मैं अनुसूचित जनजाति हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं ब्राह्मण क्षत्रियों को शिक्षा देता हूँ। गुरुकुल की यही परंपरा है। उन्होंने निराशा नहीं हुई, मन से गुरु मान लिया था और उनकी स्टैचू बनाया, प्रतिमा बनाया और प्रतिमा में लगाकर साधना प्रारंभ की। द्रोणाचार्य भी उसकी धन विद्या पे स्तब्ध हो गए। गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा। एक क्षण भी एकलव्य विचार नहीं किया और तुरंत ही अंगूठा काट के गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। कहा गुरुजी इतनी छोटी वस्तु मांगे, गला भी मांगते तो मैं विचार नहीं करता। देखिए उस समय क्या गुरु शिष्य परंपरा रही। आज के परिवेश में अगर सोचा जाए,
अगर कोई शिक्षक मना कर देते, कोई बच्चा उसकी स्टैचू बना लेता, प्रतिमा बना लेता, शिक्षक देख जाते, मांगते कि हमें शिक्षण शुल्क दो, कहते सर आपने नहीं पढ़ाया, आपकी प्रतिमा ने पढ़ाया है, हम इसका डेंटिंग पेंटिंग करा देंगे, हम आपको शुल्क नहीं देंगे। देखिए किस तरह परिस्थितियाँ बदली हैं, लेकिन इस बदलाव की दौर में कुछ चीज़ों को नहीं बदलना है, कुछ चीज़ों को बचाना होगा। आओ मिलकर बचाएं। अपील कर रही है क्या? भीतर की आग, धनुष की डोर, तीर का नुकीलापन, जो झारखंडी लोगों का, संथाली लोगों की शिकार करना फितरत है, आदत है। कुल्हाड़ी की धार, जंगल से जो खराब लकड़ियां हैं, जो सूख गई हैं, हरे पेड़ नहीं सूखी लकड़ियों को काटते हैं, उनको बचाना होगा। जंगल की ताज़ी हवा कब मिलेगी? जब पेड़ सुरक्षित रहेंगे। एक पेड़ 10 पुत्र समान। जब एक पेड़ सुरक्षित रहेंगे तो कितनी, देखिए ऑक्सीजन के लिए आपाधापी मची थी, मानवता करा उठी। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति भी हमारे साथ खिलवाड़ करती है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिक्रिया की उसकी विपरीत दिशा में प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की परंतु विपरीत दिशा में। केरल का एक दृश्य पूरे मानव समाज को सोचने पे मजबूर कर देता है। वहाँ पे एक बाढ़ आया था, फ्लड का एक दृश्य एक पत्रकार ने वहाँ पे उरेकने का प्रयास किया था कि बाढ़ तो चली गई थी, एक ब्रिज था, उस पर केवल प्लास्टिक, पॉलीथीन, बॉटल और तमाम ऐसी चीज़ें थी जो हम प्रकृति के परवाह न किए बिना फेंकते हैं, प्रकृति ने वापस कर दिया था। निश्चित तौर पे एक संदेश था कि जैसा आप करेंगे वैसा प्रकृति करेगी। इसलिए निर्मला पुत्तल जी कहती हैं कुल्हाड़ी की धार हो लकड़ी काटने के लिए, लेकिन कौन सी लकड़ी? जो सूख गई है, क्योंकि जंगल की ताज़ी हवा को भी हमें बचाना है। नदियों की निर्मलता, देखिए नदियाँ जिन्हें हम गॉडेस कहते हैं, देवी कहते हैं, माँ गंगा का जल आचमन कर लें, व्यक्ति अंतिम अवस्था में हो सीधे बैकुंठ को प्राप्त करता है। जहाँ की नदियों का जल भागीरथी प्रयास से माँ गंगा का अवतरण हुआ। पहाड़ों की हिमालय पे तमाम औषधि पौधे घुलकर आते थे, असाध्य रोग ठीक हो जाते थे, लेकिन आज हमने कैसा गंदा कर दिया। आज कई जगहों पे, कानपुर में चर्म उद्योग के नाते स्नान कर लें तो असाध्य स्किन डिजीज हो जाएगा, ठीक ही नहीं होगा। हमें उस निर्मल धारा को बचाना होगा। कई ऐसे देश जहाँ नदियों को माँ की संज्ञा नहीं दी गई है, लेकिन उनके प्रयास से निर्मल धाराएं बह रही हैं। लेकिन भारत जहाँ नदियों को माँ की संज्ञा दी गई है, लेकिन यहाँ के समाज के लोग क्या हम नदियों में किए? नदियों को क्या प्रयास किए? और चीज़ें प्रतिबंधित हुआ, हम पूजा करने गए, हम वहाँ पे दीप जलाने गए, लेकिन पॉलीथीन छोड़ कर आए, नदियों में समाहित हो गई। हमारा पूजा तो हो गया, लेकिन पॉलीथीन का क्या होगा? इसलिए अपील करती हैं बचाना होगा ताजी जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता, धारा प्रवाह, उस माँ गंगा को बचाना होगा जिसके जल से आचमन भागीरथी अपनी कई पीढ़ियों को तार दिए। तो क्या हम लोगों की पीढ़ियाँ तरेंगी नहीं? क्या हम अपनी पीढ़ी को छोड़ के जाएंगे? नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, पहाड़ थर्रा गए सीमेंट उद्योग के लिए, खनिज पदार्थों के लिए हमने पहाड़ों का दोहन किया। हमें बचाना होगा उन पहाड़ों की निर्मलता को। निश्चित तौर पे एक कदम हमें आगे चलना होगा। पहाड़ों की मौन, गीतों के धुन, लोक परंपरा की गीतें समाप्त हो रही हैं, जो कर्णभेदी कानों को खराब कर दे रही हैं, कानों को झंझकृत कर दे रही हैं, ऐसे ध्वनि जिनको सुनने पे मन दूषित हो जाए। इस गीतों को नहीं बचाना है, जो हमारी परंपरा की गीत है। हमारे जन्मोत्सव के समय गीत होते हैं, हमारे सावन जब आते हैं तो हरियाली के गीत होते हैं, फागुन का मौसम आता है, फागुनी गीत होते हैं, विवाह होता है, वैवाहिक परंपरा के गीत होते हैं। तो जैसी ऋतुएं, जैसे संस्कार, वैसे गीत हमारी पहचान है, हमारे जीवन की शुरुआत है। वो गीत अब मौन हो चुके हैं। निर्मला पुत्तल जी कहती हैं उन गीतों को बचाना होगा। गीतों की धुनी, अपनी मिट्टी को हम छोड़ रहे हैं। मिट्टी में जन्म लिया, मिट्टी में विकसित हुए और अंतोगत्वा मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन मिट्टी से परहेज क्यों? अपनी माटी से क्यों परहेज? उसका सोधापन है, अपनापन है, वो बरकरार रहे। फसलों की लहलहाट, फसलों में जो लहलहाट है वो मौजूद होना चाहिए। फसलों की जो लहलहाट है वह मौजूद होना चाहिए। फसल को हम नहीं बो रहे हैं, हम
तमाम फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, ज़रूरी है क्योंकि उत्पादन भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ फसलों की तरफ भी मुड़े। आज की युवा कहते हैं हमें किसान नहीं बनना है, खेत नहीं करना है। आप सोचें उस भविष्य का क्या होगा, उस भारत का क्या होगा जिसे कृषि प्रधान देशों की संज्ञा दी गई है। 75% लोग ग्रामीण होते हैं, लेकिन आज पलायन कर रहे हैं, खेती से मुख मोड़ रहे हैं, खेती घाटे का सौदा हो गया है। आत्महत्या करने की सर्वाधिक अगर लिस्ट देखी जाए तो भारतीय किसानों की है। 750 के आंकड़े एक वर्ष में बताते हैं किसानों की क्या दशा है। तो बचाना होगा, उन्हें आत्महत्या करने से, खेती से मुख मोड़ रहे हैं, उनके मुख मोड़ने की आभा को बचाना होगा। इस दौर को हमें रोकना होगा, हमें बचाना होगा। इसके कुछ और पंक्तियां हैं जिनका हम सभी अध्ययन अगले भाग में करेंगे, क्योंकि कविता बड़ी है, ज़्यादा लंबी होगी, आपके लिए उलझ होगा। जितने पढ़ाए गए शब्द हैं, आशा है कि आप उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उसे जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए यहीं तक। आप सभी का पुनः धन्यवाद।